दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। दरअसल कई साल पहले की बात है कि बर्रे सगीर हिंदुस्तान जन्नत निशान की सरजमीन पर एक सुराख पैदा हुआ। फिर वो सुराख बढ़ता गया और एक शिगाफ में तब्दील हो गया। फिर वो शिगाफ बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि वो एक खलीज बन गया, एक खाई बन गया। फिर उस खलीज को पुर करने के लिए इंसानों की बलि मांगी गई। पहले एक इंसान गया उसमें, फिर 2, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, यहां तक कि 10 लाख लोग उस खलीज में दफन हो गए। 10 लाख मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे जब अपनी आहुति दे चुके, तब जाके वो खलीज पुर हुई। जब वो खलीज पुर हुई तो उसके ऊपर एक सरहद बनी। उस सरहद के उस पार एक मुल्क बना, इस पार दूसरा मुल्क बना। दोनों मुल्कों में आजादी के जश्न मनाए गए, लेकिन वो 10 लाख लोग जिनकी कुर्बानी की वजह से दोनों मुल्कों को हयात मिली, उन्हें जिला दिया गया। उन 10 लाख लोगों की कुर्बानी को भुला दिया गया। उनकी याद में न कोई निशानी सरहद के उस पार बनी, ना सरहद के इस पार बनी, और ना ही सरहद के ऊपर। तो हाजरीन, आज की हमारी पेशकश एक नजराने अकीदत है उन लखों लखों गुमनाम लोगों के नाम, जिनकी शहादत की वजह। अरे, आप पहले ही वहां जाके बैठ गए, हमारा इंतजार कर लेते। अरे जनाब, दास्तान का आगाज होने जा रहा है, अब नहीं बैठूंगा तो कब बैठूंगा भाई? लेकिन जब 2 लोग मिलकर सुनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक कायदा होता है, एक तमीज होती है। लेकिन आपसे तमीज तहजीब की उम्मीद करना तो बेकार है। नहीं, सारी तहजीब और अदब के ठेकेदार तो आप हैं। आज आप जैसे तरक्की पसंद लोगों की वजह से सूबा नस्ली कत्ले आम की बात हो रही है। ये देखिए, एक तो पहले से ही आप 1/3 हैं, ऊपर से जो है आप गुंडागर्दी करें, फसाद करवाएं, और जब मामला हाथ से निकल जाए तो नैरेटिव चेंज करके सारे फसाद की जड़ मुझे बता दें। वाह जनाब जी, हम जुबान दे चुके हैं और यहां ऐसे मुहज्जिब लोगों के सामने बैठे हैं, वरना कहीं आप हमारी वो झंडे वाली गली में आ जाते ना तो आपके परखच्चे उड़ा देते। देख रहे हैं हाजरीन किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आप सब तो सेकुलर लोग हैं। अरे कब तक इस बात को सोच के तसल्ली देते रहिएगा दिल को कि मेजॉरिटी तो नहीं आई। अरे बंद कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। अमा इनके भरोसे बैठे बैठे 75 साल हो गए, तुमको अब तक अकल ना आई। भाई ऐसा है कि मुझे तो आपके साथ नहीं रहना है, ठीक है? ये रहा आपका हिस्सा, ये रहा मेरा हिस्सा। खुदारा इस तरफ आने की जरूरत न कीजिएगा और ना ही इस तरफ आके सांस लीजिएगा। सुन लीजिए मियां, हटाइए इसे। इस चौकी का बंटवारा नहीं हो सकता। ये चौकी अखंड है और अखंड रहेगी। देख रहे हैं हाजरीन किस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी से इनका ये हाल है तो आगे क्या करेंगे हमारा? खुदारा किसी अंग्रेज को बुलाइए कि वो हवाई जहाज से उड़ के आए और हमारे बीच किसी सरहद का तयन करे। अमा अंग्रेज गए, अब यहां रहना है तो हमारी रविश अख्तियार करो। अब वक्त पर बात करना बंद कीजिए, अब भी अमृतकाल ही चल रहा है। वो रहा आपका कटोरा, ये रहा मेरा कटोरा, और शुरू कीजिए दास्तान। तो हाजरीन, एका और अजनबियत का एहसास हकीकत भी है और तसव्वुर भी। इकट्ठा होकर भी अलग अलग हुआ जा सकता है, अलग अलग रह के भी साथ साथ रहा जा सकता है। इसी एका और अजनबियत के एहसास के बीच एक महीन दरार है, बंटवारा। मगर मुल्कों की तकसीम में लोगों की तकसीम मुज़मर है, यानी उनके घर की,
जायदाद की, ज़र की, मालो असबाब की, तारीख की, तहजीब की, अदब की, ज़ुबान की, रूह की, जान की और उनके ज़मीन व आसमान की तकसीम। तो हाज़रीन, पेश है दास्तान कुर्बानी की, पुरअमन जद्दोजहद की और तारीक राहों पे मारे जाने की। तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिद बयान इस तरह फरमाते हैं कि बर्रे सगीर सरजमीने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जन्नत निशान पर जब तकसीमों और बंटवारे का सिलसिला शुरू हुआ तो इसके पाक बदन के रोए रोए ने मचलना शुरू किया। बाज रोए दुबकने लगे, बाज रोए फुदकने लगे, कुछ बाईं तरफ गए, कुछ दाईं तरफ गए और बीच में सीधी खड़ी एक लट बाकी रह गई। तो सीधी खड़ी उस लट के ऊपर के जो रोए थे वो नीचे जाने को बेताब थे और नीचे के जो रोए थे वो ऊपर जाने के मुश्ताक थे। इश्तियाक और बेताबी, बेताबी और इश्तियाक का ये सिलसिला जब देर तक चलता रहा और ये सारे रोए आपस में गडमड हो गए तो हाजरीन वो वक्त था आधी रात का। हाजरीन, ये उसी आधी रात की घड़ी थी जब एक अजीम रहनुमा अपने मुल्क का अहद पैमान कर रहा था कुदरत के साथ कि उसी शहर दिल्ली के एक कोने से ये सदा आई कि बल्ले बल्ले जवाहरलाल, तूने कर दिया बड़ा कमाल, तुझे 100 सीसें दे रहा हर पंजाबी लाल कि जो लुट-पिट के आया है, साथ में ककड़ी लाया है। दरियाओ पानी चीर चार, तूने कर दिया बड़ा कमाल, धरती फाड़ पंजाब दी, हमें दे दिया एक रुमाल। किस करके? इस करके, चाहे मत्थे पीटे, चाहे मरखब जाएं, किस करके? इस करके आजादी खून चाहती है, तभी वो रंग लाती है और तेरे चेहरे दा कमाल। बल्ले बल्ले जवाहरलाल, अब अर्ज करें हम मिलके, लाखों हाल बेहाल, संभालो राज अपना, संभालो देश अपना, संभालो फौज अपनी, संभालो मोहर अपनी, बल्ले बल्ले जवाहरलाल, तूने कर दिया बड़ा कमाल, बल्ले बल्ले जवाहरलाल। तो हाजरीन, जब मुल्क के बंटवारे की बात शुरू हुई तो साथ शुरू हुई फिक्र सरकारी असबाब व सामान के तकसीम की। तो एक सरकारी महकमा था, महकमा ग़िज़ा व ज़राअत यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसकी कुल मीरास थी 80 बड़ा साहब की कुर्सियाँ, 80 बड़ा साहब की मेज़ें, 800 क्लर्कों की कुर्सियाँ, 120 टाइपराइटर्स, 50 अलमारियाँ, 10 तिजोरियाँ, 22 घड़ियाँ, 130 दवातें, 4 सोफ़े, 15 साइकिलें, 29 पखाने और बंदरों को भगाने के लिए नौकर रखे गए 4 लंगूर। अब ये सारा सामान 2 नई सरकारों में तकसीम होना था। जब तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ तो पता ये चला कि 150 कुर्सियां टूटी हुई हैं, 30 घड़ियां बंद हैं, 15 साइकिलें पंचर हैं, 10 तिजोरियां ऐसी हैं जिसमें जंग लगी हुई है, 3 सोफा सेटों में सुराख है और 2 लंगूर फरार हैं। और 4 पखाने ऐसे हैं कि जहां पखाना भी जाने से नाक भाव सिकोड़े। खैर, ये सारा सामान जब तकसीम होने लगा तो हिसाब कुछ यूं लगा कि 5 टूटी कुर्सियों के एवज में 1 मेज, 1 तिजोरी के एवज में 1 सोफा सेट और 1 साइकिल के एवज में 1 टाइपराइटर दे दिया जाए। जब ये सारा सामान आपस में तकसीम हो गया तो बाकी बच के रह गए वायसराय के दिए हुए 2 सर्टिफिकेट, 1 तमगा और 3 एंग्लो इंडियन क्लर्क, जिन्हें शायद उन्हीं खराब पखानों के पास छोड़ दिया गया और गालिबन वो आज भी वहीं मौजूद है। पर हुजूर, ये सब तो फिरूई बातें हैं। असल मसला तो उस इमारत का था जिसे गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाने के लिए एक शहंशाह ने जमुना किनारे बनवाया था। यारों का दावा था कि वो उधर की अमानत है और वो उसे ईंट दर ईंट, मीनार दर मीनार, कब्र दर कब्र खोद कर ले जाएंगे और उसे असर नौ खड़ा करेंगे। और यही नहीं, उस पर तुर्रा ये कि वो जमुना किनारे का वो टुकड़ा भी ले जाएंगे जिस पर वो इमारत आबाद थी। इस पर अय्यारों ने कहा, यार ताजमहल तो हम तुमको दे दें, पर पहले सिंधु नदी का रुख इधर करो कि जिसके किनारे बैठकर हमारे बुजुर्गों ने वेद मुकद्दस जैसी अजीम किताबें लिखी। पर हाजरीन, बड़े अफसोस की बात है कि ताजमहल तो अपनी जगह से टस से मस ना हो सका और ना ही सिंधु नदी ने अपना रुख मोड़ा। पर इस तरफ एक नदी बहती थी जिसका नाम था पद्मा नदी। पद्मा नदी ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। हुआ यूं
कि उधर का एक हिस्सा इस तरफ रह गया था और इस तरफ और इधर के बीच की सरहद थी पद्मा नदी। अब पद्मा नदी पे हर साल जौबन चढ़ता, वो अटखेलियां खेलती, कभी इधर लहरें निकालती, कभी उधर पछाड़े मारती। तो पद्मा नदी जब इधर लहरें निकालती तो इधर के कुछ गांव उधर चले जाते, और जब अटखेलियां करती हुई उधर हिलकोरे लेती तो उधर के कुछ गांव इधर चले आते। इधर उधर उधर इधर के इस घालमेल से बड़ी दुश्वारियां पैदा हुई। यहां के वजीर आजम और वहां के सदर ने पद्मा नदी को लाख उल्हाने भेजे, फरमान जारी किए, बांध बनवाए, पर पद्मा नदी सलीका ना सीख सकी एक अच्छी सरहद बनने की। अमा छोड़िए साहब पद्मा की अटखेलियों को और जरा इधर तवज्जो दीजिए। मोहे पन घट पे नंदलाल छेर गयो रे, मोहे पन घट पे। हाँ हाँ के मोहे। अभी बंद कीजिए बकवास। क्या हुआ भाई? जमाना बदल गया है, कोई इस्लामी चीज है तो सुनाइए। मौसीकी में क्या इस्लामी क्या गैर इस्लामी? कमाल करते हैं आप। जब मुल्क इस्लामी हो सकता है, तारीख इस्लामी हो सकती है, अदब इस्लामी हो सकता है, न्यूक्लियाई बम तक इस्लामी हो सकता है, तो मौसीकी में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? अरे भाई, इस्लामी मौसीकी से क्या मतलब है आपका? सीधी सी बात है, कव्वाली और गजल इस्लामी, ये ठुमरी दादरा गैर इस्लामी, ख्याल मेटाफिजिकल इस्लामी, ये ध्रुपद गैर इस्लामी, हारमोनियम इस्लामी, तानपुरा गैर इस्लामी। आप जिसे कहते हैं आलाप, वो अल्लाह और ओम की जगह अली। अब जितना चाहिएगा ये बजाइए। ला हौल वला कुव्वत। भाई मेरी गर्दन बख्शिए, मैं चला, खुदा हाफिज। मुसलमानी हिंदवानी गैर इस्लामी की आवेजिश कई दहाइयों से जारी थी और इसके नरगे में बड़े बड़े सूरमा तक आ चुके थे। जोश साहब, क्या आपको मालूम है कि आपके आने वाली नस्लों पे क्या गुजरेगी? जोश साहब, आपके बच्चे उर्दू भूल जाएंगे, वो आपके कलाम का तर्जुमा हिंदी में पढ़ेंगे। किस कदर अजीम लिसानी, सिकाफती, अदबी बर्बादी होगी। क्या आपको यह मंजूर है? बर्बादी शर्त है आबादी की और बसना जिद है उजड़ने की। तो हुआ यूं कि गंगा किनारे गाजीपुर के एक गांव गंगौली के कुछ सूरमाओं ने यह तय किया कि जब तक वो अपने गांव से मलेच्छों यानी मुसलमानों यानी मुसलमंटों को खदेड़ बाहर नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस ना लेंगे। का भैया, कुद्दनों की कुछ खबर अबर है कि ना? अरे हम का बताएं, तो बहुत समझाए रहे कि का करे वो हर जात हो, पर हमरी ना माने न। अरे बेकारे समझायो, आजकल हम लोग लड़कन के बाप नहीं, लड़कन हम लोगन के बाप हो गए हैं। ये हम कहीं नहीं बसीर, का करे उधर जात हो तो बिफर की कहीं। यहां मुसलमानों की तरक्की का रास्ता बंद हो गया है। अब गए हैं तो अपने बीवी बच्चन को भी साथ ले जाए। का हो ई पाकिस्तान बना रहा हिंदुअन मुसलमानवन के अलग करे के वास्ते ना, और का तो हम यहां देख रहे हैं कि बाप बेटा से, भाई भाई से, मियां बीवी से अलग हो रहा है। अब कुद्दन हुआ चले गए हैं तो मुसलमान हैं, और हम यहां रह गए हैं तो खुदा ना खास्ता का हिंदू हो गए हो। का मियां जवाब दो। ये का जवाब देंगे? इनके जिन्ना मियां तो खुदे हाथ झाड़ झोड़ के चल दी पाकिस्तान। ये अच्छी रही, पाकिस्तान बने के वास्ते वोट दिन हिया के मुसलमान, और जब पाकिस्तान बन गया तो इनके जिनवा कहिन कि हिया के मुसलमान जाए चूल्हे भाड़ में। बताओ भाई, कोनो बात हुई हो? ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीद सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। अमा कौन सा उजाला दाग दाग हो गया। कमाल है भाई, हम जब भी अपने कौम की तामीर का जश्न मनाने बैठते हैं आप चले आते हैं अपना मातम लेकर।
ठीक है, हुई थी मारकाट, पर आप ये क्यों नहीं सोचते 2 नए मुल्क भी तो बने, और आज एक के बजाय हमारे पास 3-3 मुल्क हैं, 3-3 फौजें हैं, 3-3 कौमें हैं, 3-3 झंडे हैं, 3-3 खास आईन हैं। 160-70 करोड़ लोगों के बीच 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी तो है। और आप वहां रह भी जाते तो क्या मिल जाता आपको? वही माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैनी। अमा शिनाख्त के बहरान में 75 साल पहले जहां आप मौजूद थे ना, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। शिनाख्त? जी। अमा जहां कौमों का वजूद खत्म हो रहा हो वहां शिनाख्त की क्या हैसियत? जब यह उजाला हो रहा था तो रावलपिंडी के करीब एक गांव में 6 साला जीत ने देखा उसके गांव को हमलावरों ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमलावरों ने पहले माल की गुहार की और फिर जान के बदले मजहब बदलने की मांग की। जीत के परिवार में 10 बुजुर्ग और 11 बच्चे थे। जीत की 6 बहनें और उसके 5 भाई। जीत की मां ने उसके 2 महीने के भाई की दुहाई देते हुए जीत के बाप से कहा, हमलावरों की बात मान क्यों नहीं लेते, मजहब बदल लो। जीत के बाप ने कहा, हरगिज नहीं, हम जान दे देंगे पर ना ही मजहब बदलेंगे और ना ही अपनी औरतों की आन देंगे। सच्चे पादशाह का पाठ करके जीत के बाप ने उसकी आंखों के सामने उसकी मां और 4 बहनों को शहीद किया। किरपान का एक वार जीत के सर पर भी पड़ा और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक ट्रेन में पाया। पहले तो वो समझी कि उसके आसपास उसके घर वाले हैं, पर वो लाशें भी अजनबी निकली। बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटकर वो उस तरफ ले गई जिधर कुछ जिस्म हरकत कर रहे थे। प्यास का शदीद गलबा था। बड़ी मुश्किल से एक घूंट पानी नसीब हुआ, पर पानी की एक बूंद अभी हलक के नीचे उतरी भी न थी कि ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ फौजियों की कतारें थीं और दूर से ढोल ताशे की आवाजें आ रही थीं। शायद शरणार्थियों का कोई जत्था आने वाला था। जत्था आया तो सही, पर लाशों का। गांव वालों ने अपने कंधों से लाशें उतारते हुए कहा, यार सड़े पिंड तो 200 लोग कट हो गए ने, तो हर डिब्बे तो 10-10 बंदे थल्ले उतराओ। पेशावर एक्सप्रेस यूं ही अपना सफर तय करती रही। स्टेशन दर स्टेशन मुलाकातियों का जत्था ऐसे ही आता रहा। आखिरकार जब ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची तो कोई भी शख्स उसमें बचा न था 6 साला जीत के अलावा जो जय हिंद कह सके। मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए वहां जो लोग आए थे उनमें से कुलवंत सिंह सबसे पहले ट्रेन में कूद कर चढ़ा और डब्बा डब्बा झांकता हुआ उस जगह पे पहुंचा जहां 6 साला जीत थी। उसने लपक के उसे अपनी गोद में उठाया, उसके खुश्क आंसुओं को अपनी आस्तीन से पोंछा और कहा, फिक्र न करी पुत्र, सच्चे पादशाह दी पुकार सीते पूरा करांगे। असी भी उस पस से एक ट्रेन भर के भेजी है। सूरत हाल का मुआयना करने जब एक अमरीकी रिपोर्टर अमृतसर स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि जहां ट्रेन से घसीट कर लाशें उतारी जा रही थी वहीं ऊपर एक साइन बोर्ड पर यह इबारत लिखी थी, शिकायत की किताब स्टेशन मास्टर के पास मौजूद है। जिन मुसाफिरों को रास्ते में तकलीफ पहुंची हो फौरन रुजू करें। मैं किससे इंतकाम लूं, ये सच है बेकसों के खून से सुर्ख हो गई जमीन। मुसीबतों की दास्तां मैं सुन चुका हूं हमनशीं, मैं सुन चुका हूं किस तरह बुजुर्गो नातवान भी, बिलख्त शीर ख्वार भी फसुर्द नौजवान भी, अजल के घाट एक एक करके सब उतर गए। मैं सुन चुका हूं हमनशीं ये दास्तान दिल खराश, मगर किसे मैं दोष दूं, मैं किससे इंतकाम लूं, मैं किससे इंतकाम लूं, मैं किससे इंतकाम लूं।                                                                                                                    मैं किससे इंतकाम लूं।
तो फरमाया बुजुर्गों ने कि कौम की इज्जत खानदान की इज्जत है, खानदान का पास उसकी नामूस है। हव्वा न होती तो नस्ल इंसानी न होती, मां न होती तो बेटा न होता। तो बस साबित हुआ कि वो फर्द जिसे औरत कहते हैं पूरे कौम की जान है, उसका अस्ल है, उसका जुज़्वे खास है। तो जब सन 47 का रन पड़ा तो उस जंग का सबसे बड़ा सरमाया भी इसी सिन्फ नाजुक की जात थी, और उस जंग का सबसे बड़ा हथियार भी औरत की ही हस्ती थी। तो हाजरीन, जब इन दो नए मुल्कों के रहनुमा अपनी अपनी गद्दियों पर बैठे, पंडितों ने हवन किए, मौलवियों ने फाल निकाले और चौधरियों की चौधराहट फिर से दमकने लगी, तो इन दो नए मुल्कों के रहनुमाओं को ख्याल आया कि इधर का कुछ माल उधर और उधर का कुछ माल इधर रह गया है। तो पागलों के साथ साथ अगवाशुदा औरतों का भी तबादले का ख्याल पनपा और साथ ही नए नए मंसूबे पनपे। एक करारनामा तैयार किया गया, एक मुआहदा कायम किया गया कि जो जिसका अस्ल है उसे वापस किया जाएगा और कोई किसी की अमानत में खयानत न करेगा। रहा सवाल सूद का तो उसे यतीम खाने भेज दिया जाएगा। तो फौजें दौड़ाई गई, कमेटियां बिठाई गईं और खेतों में, रन के डेरों में, खलियानों में फिर से औरतों की पकड़ धकड़ शुरू हुई। बिछड़ी भटकी औरतें जब दोबारा पकड़ी गईं तो उनकी असली आजमाइश तब शुरू हुई जब वो अपने अपनों के पास पहुंची। पाकी नापाकी के इम्तिहान लिए गए। आग में चढ़ने और उतरने के इन सिलसिलों को नया रंग तब चढ़ा जब यह जाहिर हुआ कि बहुत सी औरतें इसलिए नापैद हैं क्योंकि अब वो जहां हैं वहां खुश हैं। अख्तर की कहानी भी ऐसी ही कहानी थी। जब उसके शहर पे आफत आई और घर के घर जलाए गए तो बाप, भाई और बेटे का गम लिए वो उस ट्रेन में सवार हो गई जो उधर जा रही थी। रास्ते में जैसा कि होता आया था, परमेश्वर सिंह और उसके साथियों ने मिलकर अख्तर को ट्रेन से घसीट के बाहर निकाल लिया। अख्तर जब 28वीं बार खुल चुकी तो परमेश्वर सिंह को न जाने क्यों उस पर तरस आ गया और उसने अपनी पगड़ी उतार के उसके जिस्म पे डाल दी। उस एक लम्हे के लिए अख्तर परमेश्वर सिंह की इतनी शुक्रगुजार हुई कि उसने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर सिंह पर न्यौछावर करने का फैसला कर लिया। अख्तर और परमेश्वर उसके गांव में रहने लगे। अख्तर को सरदारनी बनना मंजूर था। परमेश्वर सिंह की दूसरी बीवी बनना मंजूर था, पर नहीं मंजूर था तो दोबारा उजड़ना। पर तारीखों के इनकलाब में अख्तर और अख्तरियां नक्कार खाने में तूती की तरह होती हैं। लाख छुपने छुपाने के बावजूद अख्तर की निशानदेही हो ही गई। 21,105 अगवाशुदा औरतों में अख्तर सिर्फ एक गिनती थी। खुदी, ख्वाहिश और एहसास से यकसर मासूम। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ल खुदावंद की उमंग लिए। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में। हाजरीन, अभी चंद बरस पहले की बात है कि लाहौर के कृष्णनगर इलाके के एक मकान से खतों का एक पुलिंदा निकला। ये सारे खत एक ही शख्स ने लिखे थे और एक ही पते से आए थे। किताब घर, गेट माई हीरा, जालंधर, पंजाब। दिसंबर 30, 1947, मकान नंबर 32, पांडू स्ट्रीट, कृष्णनगर, लाहौर के रहने वालों के नाम। जनाब आली, यह खत मैं आपको इस उम्मीद पर लिख रहा हूं कि आप यह ख्याल न करेंगे कि कोई हिंदू आपको खत लिख रहा है, बल्कि एक इंसान होने के नाते आप मेरी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे।
मैं जब आखिरी दफ़ा 17 सितंबर को अपने मकान 32 पांडु स्ट्रीट कृष्ण नगर में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा मकान किसी और के नाम हो गया है। मेरे मकान की, बल्कि उस मकान की जो अब आपका है, बैठक की अलमारी के पास एक लोहे का संदूक पड़ा है जिसमें मेरे कुछ अहम कागजात हैं, मेरी बीवी की और मेरी बैंक की पासबुक, घर की रजिस्ट्री और बीमा कंपनियों की कुछ रसीदें। मैं यहाँ बेघर और बेसहारा हूँ। अगर आप बराए मेहरबानी कागजात मुझ तक इरसाल कर दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। मुफलिस व नाचार, आपका खैर अंदेश, हरकिशन दास बेदी। 9 फरवरी 1948 मेरे मोहतरम और रफीक जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब, आपकी इरसाल करदा रजिस्ट्री मुझे मिली। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरा मकान एक ऐसे शख्स को अलॉट हुआ है जो मुकम्मल तौर पर एक इंसान भी है। लतीफ़ साहब, मैं आपके काम के सिलसिले में उतर के डाकखाने गया था कि वहाँ का सब पोस्टमास्टर एक सिख है जो पाकिस्तान से आया है। शराफत उसमें नाम की भी नहीं है। मैंने जैसे ही आपका नाम लिया उसने तो मेरी बात ही सुनने से इनकार कर दिया। लतीफ़ साहब, बहुत उम्मीद थी कि गांधी जी की कोशिशें रंग लाएंगी और एक न एक दिन हम सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, पर एक निहायत कमीने और रजील इंसान ने अमन के इस देवता को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और अब उम्मीद की वो आखिरी शमा भी खामोश है। खुदारा न बोलो ये मनहूस बोली, भला कौन मारेगा बापू को गोली। जमीन ऐसी बातों से थर्रा गई है, जगाओ न बापू को नींद आ गई है। जगाओ न बापू को नींद आ गई है। जगाओ न बापू को नींद आ गई है। ये शहादत पूरे हिंदुस्तान को होश में ले आई। यकायक पूरे बर्रे सगीर में अमन छा गया। गोया सब के सब इसी कुर्बानी का इंतजार कर रहे थे। जब अमन दोबारा कायम हुआ तो बहुत से हैरत अंगेज वाक़े हुए। मार्च अप्रैल 1948 में हर रोज 2-3 हज़ार मुसलमान पाकिस्तान से अपने घरों को वापस हिंदुस्तान लौटने लगे। यानी अब शुरू हुआ उल्टी हिजरत का सिलसिला। हर महीने सैकड़ों हजारों मुसलमान जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे वो पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान आने लगे। इसमें से कुछ वैसे भी थे जो सिर्फ जान की अमान, शरण और आसरे के लिए पाकिस्तान भागे थे और कुछ वैसे भी थे जिनके ख्वाबों का पाकिस्तान चकनाचूर हो चुका था। चंद महीनों के अंदर अंदर 4 लाख के करीब मुसलमान पाकिस्तान से वापस लौट आए। यहां तक कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को खत लिखा कि अगर इसी तरह हर महीने 30-40 हज़ार मुसलमान पाकिस्तान से लौटते रहे और हिंदुस्तानी शहरियत का मुतालबा करते रहे तो बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। नतीजतन 14 जुलाई 1948 को हिंदुस्तानी सरकार ने परमिट सिस्टम लागू किया ताकि पाकिस्तान गए मुसलमान इधर ना आ सके। जब जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में सवाल उठाया कि यह तो बापू को दिए गए वचन की वादा खिलाफी है, तो सरदार पटेल ने कहा कि देखिए, पिछले चंद महीनों से शहर दिल्ली में मुकम्मल तौर पर अमन और चैन है। जिन लोगों को अपने अपने घरों में वापस लौटना था वो लौट चुके हैं। जो नहीं लौटे हैं उन्हें पाकिस्तानी शहरी करार देना चाहिए। बापू के वचन से फिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हाजरीन, अब शुरू हुआ परमिट का गड़बड़ झाला। बेगम है हिंद में तो मियां सिंध में मुकीम, दोनों को है फिराक का शिकवा नसीब से। क्या कहर है कि इनकी मुलाकात के लिए परमिट है शर्त, वो कैसे मिलेगा रकीब से। मियां बीवी, भाई बहन, बाप बेटे के बीच आया का। क्रोनोलॉजी समझिए। कागज यानी परमिट। जो हिंदू या सिख हिंदुस्तान आना चाहते थे उनके लिए अलग परमिट था और जो मुसलमान हमेशा के लिए वापस आना चाहते थे उनके लिए अलग परमिट।
5 अलग तरह के परमिट निकाले गए। पहला, उन मुसलमानों के लिए परमिट जो पाकिस्तान से हमेशा के लिए हिंदुस्तान आके बसना चाहते थे। दूसरा, उन मुसलमानों के लिए परमिट जो यहां टेम्पररी विजिट पर आना चाहते थे। तीसरा, उन मुसलमानों के लिए परमिट जो मशरकी पाकिस्तान से मगरिबी पाकिस्तान या मगरिबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान जाना चाहते थे, यानी कि ट्रांजिट परमिट। चौथा, खास ताजरों और सरकारी अफसरों के लिए परमिट। पांचवां, उन हिंदू या सिख शरणार्थियों के लिए परमिट जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर हमेशा के लिए बसना चाहते थे। जवाब में पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की आमद को रोकने के लिए अपनी तरफ से लागू किया परमिट सिस्टम। तो हाजरीन, इस तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्वारी बना हिंदुस्तानी मुसलमान। तो हाजरीन, हम ये तो नहीं जानते कि कितनों को परमिट मिला, कितनों को नहीं मिला, कौन आके बसा, कौन वहीं रह गया, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि लखनऊ के रहने वाले हवलदार गुलाम अली लिम्ब फिटर के साथ क्या हुआ। तो हाजरीन, सन 47 के बंटवारे के वक्त फौजी अफसरों और सरकारी अफसरों को यह इख्तियार दिया गया कि वो 2 नई सरकारों में से किसी एक को चुन लें। तो रावलपिंडी के करीब चकलाला में पोस्टेड लखनऊ के हवलदार गुलाम अली, जो ख़ास सरकारी एजाज़ पर बरतानिया से लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग लेकर आए थे, उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की। उसी वक्त रावलपिंडी में नस्ली फसादात शुरू हो गए और उन्हें मजबूरन वक्ती तौर पर पाकिस्तानी आर्मी में ड्राफ्ट कर लिया गया। अब 2-1 साल के बाद एक जूनियर पाकिस्तानी आर्मी अफसर ने उनकी फाइल देखी कि अरे, ये तो हिंदुस्तानी आर्मी ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद थे। फौरन उनको बुलाया, नौकरी से बरतरफ किया और हिंदुस्तानी शहरी करार देकर के हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिया। खोखरा पार बॉर्डर के इस तरफ जब वो पहुंचे तो परमिट ना होने की वजह से हिंदुस्तानी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। साल भर के बाद उन्हें पाकिस्तानी शहरी करार देकर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। अब की बात जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत की अर्जी डाली। अर्जी नामंजूर हुई, बात अदालत तक पहुंची, उन पे मुकदमा चला। एक तवील 7 साल तक जिरह होने के बाद उन्हें हिंदुस्तानी शहरी करार दिया गया। पर जज साहब ने अदालत का फैसला सुनाते वक्त एक अजीब बात नोट की। उन्होंने कहा, हालांकि गुलाम अली का मुकदमा खारिज कर दिया गया है, लेकिन जब वो पिछली दफे पाकिस्तान लौट कर आए थे तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें फौज में नौकरी की पेशकश की थी, मगर उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो खास सरकारी एजाज पर बरतानिया से लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। वो नौकरी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिम्ब फिटर की पोस्ट पर। चूंकि पाकिस्तानी आर्मी में लिम्ब फिटर की कोई पोस्ट न थी और नई पोस्ट सैंक्शन कराने में कई बरस गुजर जाते, चुनांचे पाकिस्तानी आर्मी उन्हें यह पोस्ट देने से माजूर थी। अब जबकि मुकदमा खारिज हो गया तो गुलाम अली ने कहीं से रिश्वत देकर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किया, जिसकी बिना पर वो लखनऊ हिंदुस्तान पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने यूपी सरकार में हिंदुस्तानी शहरियत की अर्जी दाखिल की। यूपी सरकार उनकी अर्जी पर साल भर बैठी रही और साल भर के बाद उन्हें पाकिस्तानी शहरी करार देकर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। अब की बार जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो गुलाम अली को लाहौर के एक हिंदू शरणार्थी कैंप में डाल दिया। अब उस हिंदू शरणार्थी कैंप में बैठकर हवलदार गुलाम अली लिम्ब फिटर ने शुरू की अर्जियों की बौछार। इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को, यूनाइटेड नेशन को, और हर अर्जी में उनका यही इसरार होता कि चूंकि वो खास सरकारी एजाज पर बरतानिया लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे, चुनांचे उन्हें इस पोस्ट पर बाइज्जतो बातौकीर बहाल किया जाए। तो हाजरीन, अब शुरू होता है फाइलों का गड़बड़ झाला। गुलाम अली लिम्ब फिटर की फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री से फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से वापस फॉरेन मिनिस्ट्री,
फॉरेन मिनिस्ट्री से यूपी सरकार चक्कर लगाने लगी। और इस तरह से वो चक्कर लगाना शुरू किया उनकी फाइल ने कि डिफेंस मिनिस्ट्री को उनके कागजात ही नहीं मिल रहे थे। फॉरेन मिनिस्ट्री का यह कहना था कि हम उन्हें इमरजेंसी सर्टिफिकेट देकर बुला तो लें, पर पक ये लगाया कि अगर इंडियन आर्मी उन्हें लिम्फ फिटर की पोस्ट ऑफर नहीं करेगी तो बुलाने का फायदा ही नहीं। इंडियन आर्मी का यह कहना था कि चूंकि गुलाम अली पहले पाकिस्तानी आर्मी में नौकरी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इंडियन आर्मी में नौकरी देने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, हमदर्दी तो हिंदुस्तानी नौकरशाहों को गुलाम अली से बहुत थी। अनफॉर्चुनेट मोस्ट अनफॉर्चुनेट। मसला उनके सामने यह था कि अगर एक को रियायत दे दी तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए सैकड़ों लाखों ऐसे मुसलमान जो वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए रास्ते ना खुल जाएं। होम मिनिस्ट्री का कहना था कि चूंकि गुलाम अली पहले एक पाकिस्तानी पासपोर्ट रख चुके हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी पासपोर्ट इशू करने का सवाल नहीं पैदा होता। फॉरेन मिनिस्ट्री ने तब तक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करने बंद कर दिए थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान बुलाया जाए। पर उसके लिए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होना शर्त थी, और वो गुलाम अली पहले ही सरेंडर कर चुके थे, और लाहौर के हिंदू कैंप में रहने वाले को पाकिस्तानी सरकार पासपोर्ट इशू करे तो क्यों करे। गरज के 12 साल की मेहनतों मशक्कत, फाइलों की आमदो रफ्त के बाद आखिरकार हिंदुस्तानी नौकरशाहों ने गुलाम अली लिम्फ फिटर को हिंदुस्तान बुलाने का एक रास्ता निकाल ही लिया। फैसला यह हुआ कि उन्हें एक स्पेशल पासपोर्ट पर हिंदुस्तान बुलाया जाएगा, लेकिन शर्त उनके सामने यह रखी कि किसी भी कीमत पर वो हिंदुस्तानी शहरियत की अर्जी दाखिल नहीं करेंगे। खुफिया विभाग उनकी गतिविधियों पर नजर रखेगा और हर साल लोकल थाने में जाकर उन्हें अपनी अर्जी को रिन्यू करवाना होगा। गुलाम अली की आखिरी फाइल के पहले पन्ने पर यह लिखा पाया जाता है, नाम गुलाम अली, जाए पैदाइश लखनऊ हिंदुस्तान, शहरियत नामालूम। दो जुदा हुए धड़ों के बीच एक कटा हुआ अज़्व, लिम्फ फिटर गुलाम अली का धड़। तो हाजरीन, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद 25 साल बाद आजाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा गया एक खत मुलाहिजा फरमाइए। अजीज़ जान सादत निशान बरखुरदार कामरान, यह ख़त मैं तुम्हें शेख सिद्दीक हसन के लड़के के मार्फत लंदन भेज रहा हूँ कि शायद वहाँ से तुम तक कराची पहुँच जाए। बेटा, वहाँ की खबर कम कम आती है, और जो आती भी है उस पर एतबार करने का दिल नहीं करता। अभी हाल ही में खबर आई कि रज्जू कसाई का लड़का कराची जाकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और अपने नाम के आगे सैयद लिखने लगा है। फिर खबर आई कि मोहसिना की नवासी ने वहां जाकर गैरों में शादी कर ली है, मोटर कार में आगे बेपर्दा बैठती है और खानदान का नाम रोशन कर रही। एक दिन शेख सिद्दीक हसन दौड़े दौड़े आए, कहने लगे कि पाकिस्तान में सब सोशलिस्ट हो गए हैं और प्याज 5 रुपए सेर बिक रहा है। तो सुन के बेटा दिल धक से रह गया। फिर ख्याल आया कि शेख सिद्दीक हसन पुराने कांग्रेसी हैं, पाकिस्तान के बारे में जो खबर लाएंगे ऐसे ही लाएंगे। फिर एक दिन बेटा खबर ऐसी आई कि तमाम अफवाहों की तरदीद हो गई। खबर यह आई कि पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है और बड़े जोर शोर से उनकी पकड़ धकड़ हो रही है। सुन के बेटा दिल को बड़ी तस्कीन पहुंची। बेटा, हम तो काफिरों के मुल्क में हैं। हमारे घर के सामने वहाबियों ने एक ऊंची मीनार की मस्जिद बना ली है। पूरा दिन बुलंद आवाज में आमीन आमीन करते रहते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते। बेटा, हमारे खानदान का शजरा हमारी सबसे बेशकीमती विरासत थी। पिछले 1400 साल से हमने इसे बहुत संभाल के रखा था, पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रस्ताखेजी में ये अमानत भी हमसे बिछड़ गई। अब तो सिर्फ हाफजे के जरिए ही इसे मुंतकिल किया जा सकता है।
प्यारे मियाँ हमारे ख़ानदान की तरफ से सन 47 के फसादात में चढ़ने वाली पहली भेंट थे। मैंने तब से लेकर अब तक हिसाब लगाया है। हमारे ख़ानदान के कुल 31 अफराद हलाक हुए। 7 को तो अहले हुनूद ने हिंदुस्तान में कत्ल किया और 14 पाकिस्तान जाकर बरादरान इस्लाम के हाथों अल्लाह को अजीज़ हुए। बाकी अपनी मौत मारे गए। बेटा, मुशाहिदे में तो यही आया है कि तिनके टूट के बिखर गए तो बिखर गए, तितर बितर तिनकों को इकट्ठा होते हुए नहीं देखा गया है। और कोशिश करना इंसान का फर्ज है। बेटा, अब चूंकि रास्ते खुलने लगे हैं, एक चक्कर इधर का लगा जाओ। हाँ, तुम्हारी चची का तकाजा है कि अपनी दुल्हन को भी साथ लाना। हाँ मियाँ, अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेके आना, ताकि हम भी तो देखें कौन गोरा है कौन काला है। बेटा, अब मैं उड़ते पत्तों का मातमदार हूं और क्या लिखूं। तुम कम लिखे को बहुत जानो। दुनिया में आकर बहुत कुछ देखा, जो न देखना था सो वो भी देखा। अब आंख बंद हो तो वो देखें कि जिसे देखने की मुद्दत से आरज़ू है। तुम्हारा दूर उफ्तादा चचा कुर्बान अली। किससे कहें कि हम पे जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ अजीजों से घर, दश्त भर गया। दुनिया में 2 पहर में मेरा घर का घर गया। बेटा जवान कत्ल हुआ, भाई मर गया। बनती नहीं जब आती है किस्मत बिगाड़ पर, टुकड़े होकर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर। टुकड़े होकर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर। टुकड़े होकर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर।